बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज की इस वीडियो में नाज़रीन हम आपको बताएंगे कि बिलाखिर नून से शीन निकल गई और ये शीन किस सूरत में निकली आपको बताएंगे। शेख रशीद दावा किया करते थे नून से शीन निकलेगी, तो वो बिलाखिर वो नून से शीन निकल गई, लेकिन ये एक और सूरत में निकली। आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर ये मामला है क्या। एक नई सियासी जमात बन चुकी है और बन रही है, बल्कि एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा, एक अहम तरीन रहनुमा को किसने धमकी दी इस्लामाबाद के डी चौक पर टांगने की, फांसी देने की। इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो उसमें फिर वही मामला हुआ, लोग बिला मुकाबला हो गए। लेकिन क्या यह मामला फिर इलेक्शन कमीशन में चैलेंज होगा? अब की मतबा क्या होगा आपको बताएंगे। और फिर जनाब अमेरिका ने पाकिस्तान को किस अहम तरीन मामले पर एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। और फिर फाफन ने तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा के बयान पे वजाहत जारी कर दिया, उसे जो है रद्द कर दिया है। और कराची में बाय द वे आज रेन एमरजेंसी नाफिज हो गई है। सुहेल वड़ाइद साहब ने आर्टिकल लिख के पिछले 2 साल में इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद जो तबाही हुई है, बिलाखिर उसका इकरार कर रही है। इन्हीं के वन ऑफ दी वर्स्ट क्रिटिक्स ऑफ इमरान खान जो है वो मान रहे कि वाकईतन इमरान खान के जाने के बाद बड़ी तबाही हुई है। फिर जनाब ट्विटर के हवाले से, ट्विटर रहेगा, बंद रहेगा या खुला रहेगा या खोला जाएगा, इसका फैसला निगरान हुकूमत ने आने वाली हुकूमत पर छोड़ दिया है। और बाय द वे जाते जाते एक बुरी खबर रात को निगरान हुकूमत छोड़ गई है। वो ये है कि आज कल जब आप सोए थे तो पेट्रोल सस्ता था, तो पेट्रोल महंगा हो गया। बाय द वे पेट्रोल 4 रुपये 13 पैसे मजीद महंगा हो गया है और डीजल की कीमत जो है वो बरकरार रखी गई है अगले मजीद 15 दिन के लिए। ये तमाम डिटेल्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने वीडियो पसंद आपको आए तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बाय द वे जरूर दिया करें, ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहले ज़रा बात कर लेते हैं ये जो मामला है नून से शीन निकलने का। तो मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक्कान अब्बासी ने मुस्लिम लीग नून को अलविदा कर दिया है बाज़ाब्ता तौर पर, और उन्होंने अपनी नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया है। ये इंकशाफ शाहिद हक्कान अब्बासी ने हम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म इन्फर को जो है एक इन्फर के साथ एक पॉडकास्ट करते हुए एक इंटरव्यू में उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि वो जल्द अपनी सियासी जमात लॉन्च कर रहे हैं। इन्होंने ऐलान कर दिया नई सियासी जमात लॉन्च करने का। नई सियासी जमात में कौन कौन लोग होंगे, कौन से चेहरे होंगे? कुछ चेहरे तो कन्फर्म हैं, जिनमें मिफ्ता इस्माइल साबिक वज़ीर ख़जाना उनकी पार्टी में शामिल होंगे, फिर मोहम्मद ज़ुबैर इस पार्टी में शामिल होंगे, और इसके अलावा फवाद चौधरी को भी दावत दी जाएगी पार्टी में शामिल होने की जब वो जेल से बाहर आते हैं, और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को भी पार्टी में शमूलियत की दावत दी जाएगी। ये वही री इमेजिंग पाकिस्तान वाला एक ग्रुप है, उसमें से शेख वकास अकरम जो है वो तहरीक इंसाफ में शामिल होकर MNA बन चुके हैं, जबकि बाकी लोग जो हैं वो अपनी नई सियासी जमात बना रहे हैं। क्या पाकिस्तान में नई सियासी जमात की गुंजाइश है? वैसे नून लीग के साथ जो मैं होता हुआ देख रहा हूँ पंजाब के अंदर, वाकईतन एक नून लीग इनकी जगह लेने के लिए पंजाब में एक और सियासी जमात आ सकती है। अच्छा जनाब, मामला ये है कि हुकूमत साजी के मामला जो है वो ज़रा गंभीर से और पेचीदा तर होते चले जा रहे हैं। शायद इलेक्ट तो करवा लें, लेकिन एक बुरानी कैफियत बन रही है, चूँकि मौलाना फजल रहमान साहब ने कल बाइकआउट का ऐलान कर दिया है इंतखाबी अमल का, जिसमें स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का और वज़ीर आज़म का इलेक्शन होगा। वो इस प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले रहे। रात गए तक हुकूमती रहनुमा उनके पास चलते रहे। पहले हुकूमती रहनुमाओं का डेलीगेशन गया उनके पास, यानी हुकूमत जो आने वाली हुकूमत है, जो PDM का डेलीगेशन उनके पास गया। PDM के गुलदस्ते में वायदे सिर्फ मौलाना फजल रहमान की कमी है, बाकी सारे फूल जो हैं वो दोबारा से सज चुके हैं PDM के गुलदस्ते के अंदर अगले हुकूमती सेटअप के अंदर। MQM ने तो हुकूमत में शामिल ना होने का ऐलान कर दिया है। तो हम MQM के बाद जो है, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि हम वजारतें नहीं लेंगे तो पीपल्स पार्टी के बाद। अब एक और मामला ये हुआ है कि JUI ने ये जो ऐलान किया है, JUI के ऐलान के बाद एक और सियासी जमात ने ऐलान कर दिया कि वो भी इस इलेक्शन का बाइकआउट करेगी। वो है अवामी नेशनल पार्टी, जिनकी सीट तो गालिबन एक आधी है, लेकिन उन्होंने भी इस इंतखाबी अमल के बाइकआउट का ऐलान किया है कि वो भी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म के इलेक्शन का बाइकआउट करने जा रहे हैं। तो ये मामला जो हैं वो ज़रा किसी और तरफ जा रहे हैं। ये जा रहा था कि PTI को टेम करके सारे मामला कंट्रोल कर लिए जाएंगे। अभी तो असल पार्टी जो है वो शुरू होनी है। असल पार्टी शुरू होनी है सैटरडे से, जब इमरान खान ने एक बड़े एहतजाजी मुजाहरे की कॉल दे रखी है। और मेरी नज़र में, मेरी कैलकुलेशन में, मेरे एनालिसिस में, ये जो एहतजाजी मुजाहरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हफ्ते के रोज़ कर रही है, ये नुक्ता आगाज़ बनने जा रहा है एक बड़ी एहतजाजी तहरीक का। और आपने कल देखा ना कौमी असम्बली के अंदर तहरीक इंसाफ ने किस तरह से टफ टाइम दिया आने वाली हुकूमत को। ये बता रहा है कि आने वाले जितने भी साल ये हुकूमत रहती है, ये असम्बली में कम अज़ कम उनको जो है वो बहुत सख्त किस्म की अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा।
और पंजाब में जो हुआ है उस पर खान साहब का शिकवा जायज़ था। देखे ना, कौमी असम्बली के अंदर कल तहरीक इंसाफ के साथ जो हुआ वही पंजाब के अंदर भी हुआ था, लेकिन कौमी असम्बली में ठीक ठाक किस्म का जो है वो टफ टाइम दिया गया मुस्लिम लीग नून। तो कल इमरान खान की तस्वीर, पोस्टर्स, नारे, फिर इमरान खान के मास्क लगा के अरकान असम्बली जो तहरीक इंसाफ के वो असम्बली के अंदर आए, तो उस पर यानी कि कल जो आपने देखा है कौमी असम्बली के अंदर, ये इसका 1% भी पंजाब में जो है वो नहीं हो सका। वहाँ तो खुशगपियाँ जो है वो जफियाँ शफियाँ चल रही थी, और वहाँ तो एक वॉक ओवर दिया गया मरीम नवाज़ को तकरीर के लिए भी, जिस पर इमरान खान ने, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि बड़ा सख्त किस्म का नाराज़गी और भरमी का इज़हार किया, भाई आपने पंजाब में क्यों मरीम नवाज़ को इतनी स्पेस दी, आपने क्यों इतना मौका दिया खुल के स्पीच करने का, हालांकि मुझे तो ये लोग नहीं देते थे। तो उस पर इमरान खान ने ठीक ठाक क्लास ली है पंजाब की लीडरशिप की। अच्छा, अब ये हुआ है जनाब कि जो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो तहरीक इंसाफ हफ्ते को प्रोटेस्ट करने जा रही है कल, यानी कि ये नुक्ता आगाज़ बन सकता है एक बड़ी एहतजाजी तरीका। मुझे इसमें एक चैलेंज ज़रूर नज़र आता है कि ये जो एहतजाज है हफ्ते के रोज़ जुमे और हफ्ते को, यानी आज शाम से कल रात तक जो है पाकिस्तान में बहुत शदीद बारिशें होंगी, तो कहीं ये एहतजाजी मुजाहरा जो है ये बारिश ही नज़र ना हो जाए। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो भी भरपूर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। मैं अपनी पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कह रहे हैं भाई पाकिस्तान में तो पाबंदियाँ हों या ना हो, वहाँ एहतजाजी मुजाहरा करने दिया जाए या ना करने दिया जाए, हम तो बाहर जो है वो बिल्कुल जो है वो ज़बरदस्त किस्म का मुजाहरा करेंगे, एहतजाज करेंगे। तो जनाब देखते हैं कल किस तरह का एहतजाजी मुजाहरा होता है। अगर इंप्रेसिव पावर शो तरीके साहब कर जाती है तो ये एक नई एहतजाजी तहरीक इलेक्शन के बाद धांधली के हवाले से एक बड़ी एहतजाजी तहरीक का नुक्ता आगाज़ बन सकता है, जिसमें बाकी सियासी जमातें भी ऐसा ऐसा एक करके शामिल हो जाएंगी। इमरान खान ने कह भी दिया अपनी पार्टी को कि भाई आप तमाम जमातें जिनको इलेक्शन में धांधली के हवाले से एतराज़ात हैं, बशमूल मौलाना फजल रहमान के, सब के पास जाएँ, महमूद अजहज़ई के पास जाएँ, अवामी नेशनल पार्टी के पास जाए, शदीद तरीन इख्तलाफात के बावजूद आप अपने कॉमन गोल के लिए उन सबके पास जाएँ। तो वो मामले उस पर भी तरीके साफ काम कर रही है। तो ये जो मैं बारिश की बात कर रहा था, बाय द वे पाकिस्तान में कराची के अंदर जो है वो रेन इमरजेंसी नाफज कर दी गई है। गवादर को जो है वो आफतज़दा करार दिया जा चुका है। वहाँ पे जो बारिश के बाद तबाही और नुकसान हुए हैं, हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो बलोचिस्तान से, लेकिन वो और बड़े मामलों में बिजी होने, इतनी तवज्जो नहीं दे सके कि वो गवादर की सूरत हाल का जायज़ा ले सकते। तो गवादर से फिर सेनेटर कोदा बाबर ने गुज़िश्ता रात अनवारुल्लाह काकड़ साहब को फ़ोन करके बताया भाई साहब यहाँ तो बहुत ज़्यादा तबाही हो गई है और अभी तक कोई इमदाद यहाँ पे नहीं आई। तो फिर काकड़ साहब को ख्याल आया जी कि हम गवादर का जो है वो वहाँ पे हमें मदद करनी चाहिए। तो उन्होंने फिर नीचे PDM में और NDM में वगैरह को कहा भाई कि ज़रा मदद करें वहाँ जाके लोगों की। तो कराची के अंदर रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और कराची में शाम की शिफ्ट में जो है तमाम तालीमी इदारे, कॉलेजेस, स्कूल्स, एवरीथिंग जो है वो बंद कर दी गई है और KMC और दीगर अमलों को जो है वो हाई अलर्ट रखा गया है भाई कि किसी किस्म की कोई बड़ी तबाही आ सकती है। इसके अलावा अल्लाह खैर की बारिश करे, अल्लाह करे ये खैर की बारिश हो, और बारिशें ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए चूँकि पानी की बड़ी कमी है, लेकिन ये खैर की बारिश हो। फिर जनाब दोबारा आते हैं सियासी खबरों की तरफ। उसमें एक तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो मामला है PTI एक बड़ी मूवमेंट शुरू करने जा रही है, तो तहरीक साहब अपना ज़रा वो हाउस भी इन ऑर्डर कर रही है दोबारा से। तो उसमें हाउस इन ऑर्डर करने से मुराद यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन चूँकि 3 मार्च को शेड्यूल्ड है, तो उससे पहले ही इन नताइज का ऐलान, यानी इन इंतखाबात के जो है वो नताइज सामने आ चुके हैं। सदर के लिए पार्टी चेयरमैन के लिए बैरिस्टर गौहर ने अप्लाई किया था, इमरान खान के नामजद करदा उम्मीदवार थे, उनके मुकाबले में किसी ने भी अपने नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं करवाए। फिर जनाब सेक्रेटरी जनरल के लिए उमर अयूब कैंडिडेट थे, उनके मुकाबले में भी कोई नहीं आए। ये दोनों बिला मुकाबला हो गए, चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल। फिर प्रेसिडेंट पंजाब के लिए यास्मीन राशिद थी कैंडिडेट, वो भी बिला मुकाबला इलेक्ट हो गई हैं जेल के अंदर से। फिर खैबर पख्तूनख्वा के प्रेसिडेंट के लिए अली अमीन गंडापुर कैंडिडेट थे, वो भी बिला मुकाबला इलेक्ट हो गए हैं। फिर सिंध के प्रेसिडेंट के लिए हलीम आदिल शेख कैंडिडेट थे, वो भी बिला मुकाबला हो गए, उनका पैनल भी बिला मुकाबला इलेक्ट हो गया है। बलूचिस्तान में 3 कैंडिडेट जो है वो अब तक सामने आए हैं और उन 3 के दरमियान अब जो है वो 3 तारीख को पोलिंग होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के प्रेसिडेंट के लिए। तो बाकी जो है वो सारे बिला मुकाबला हो चुके हैं। तो बलूचिस्तान के लिए जो है वो 3 कैंडिडेट जो मैदान में हैं, उनमें अमीन खान जोगीज़ई पैनल है, दाऊद शाह पैनल है और तीसरा मुनीर अहमद बलोच पैनल जो है वो बलूचिस्तान से ये तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ रहे हैं सूबाई सदारत के लिए। तो इन तीनों में से जिसका पैनल भी मुंतखब होता है वो फिर वहाँ पे प्रेसिडेंट और नीचे सारे ओहदे उन्हीं के होंगे। तो ये इस मरतबा इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको याद है ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ख़िलाफ़ कि जी तहरीक इंसाफ के कुछ 7-8 लाख वोटर थे, उनका हक के रायदही जो है वो यानी कि जो बानी अरकान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका बुनियादी हक जो है वो मजरूह है, उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई। तो उस वक्त तो ज़ाहिर तहरीक इंसाफ को एक मकसद के तहत जो है वो ज़ाहिर पटिशन की ही इसीलिए गई थी ये अकबर शेर बाबर ग्रुप की तरफ से, और वो पूरा प्लान था, एक वो लंदन प्लान था या वट जो भी प्लान था, उस प्लान के तहत जो है वो पटिशन आई थी। तो अब की मतलब जब ज़ाहिर है वो तहरीक इंसाफ को जो नुकसान है वो पहुँचा दिया गया है, द डैमेज हैज़ बिन डन, तो अब बल्ले का इंतखाबी निशान मिल भी जाता है
तो फिर भी तहरीक इंसाफ को खास इतना बड़ा फ़ायदा नहीं होगा, चूँकि इंतखाबात तो हो चुके हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ जनाब कि अब अकबर शेर बाबर ग्रुप में से कोई भी बंदा जो है वो तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए क्यों नहीं आया, क्यों हिस्सा नहीं लिया गया अब की मरतबा? ये सारा ड्रामा था, एक सारा प्लान था, और ये बड़ा अफसोसनाक था जो भी तरीके से आपके प्लान के तहत जो है सारे अमल से बाहर किया गया। और अकबर शेर बाबर ग्रुप जो है वो कहाँ चला गया? वो आते ना इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। तो अब ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो ज़ाहिर है चैलेंज शायद कर दिया जाए रूटीन के तौर पे, लेकिन इनमें ऐसी कोई चीज़ है नहीं है कि जिससे चैलेंज किया जा सके। सबको मौका दिया गया, भाई आप इलेक्शन जो लड़ना चाहता है वो लड़े। इसके अलावा जनाब अब मामला यह है कि जो मामला है सिराजुल हक साहब का, वो भी तरीके साहब के साथ मिलने को तैयार है। वो भी मानते हैं जनाब कि ये जो हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कायम होने जा रही है, ये फॉर्म 47 की, यानी फॉर्म 47 की हुक्मरानी पाकिस्तान के अंदर कायम होने जा रही है। और ये जो हुआ इमरान खान की हुकूमत के बाद अब तक, उस पर सुहेल वड़ाई साहब ने कल एक आर्टिकल लिखा है रोज़नामा जंग में, और वो कहते हैं मैं इमरान खान का सख्त तरीन नाकद होने के बावजूद ये चीज़ सोचने पर मजबूर हूँ जनाब कि ये जो हुए 2 साल के अंदर तबाही हुई है पाकिस्तान के अंदर, इमरान खान को तो जेल के अंदर बैठ के जो उसके साथ किया गया है उसको तो जनाब एक बहुत बड़ा किंग बना दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा यानी वो मानते हैं, यानी कि इमरान खान के सख्त नाकद होने के बावजूद अब वो उनके मोतरफ हैं कि भाई उनके होने से जो हम समझते थे चीज़ें ख़राब हैं, वो उनके जाने के बाद मज़ीद ख़राबी से ख़राबी की तरफ जो है वो ख़राब तर होती चली गई हैं। फिर जनाब मामला यह है कि अब आज़ादी इज़हार राय की हम बात कर लें। इमरान खान के दौर में तो ट्विटर बंद नहीं हुआ था। चले कुछ साफ़ियों के वाले से ज़रूर जो है ये मामला थे कि उनके ऊपर जो है वो उनकी ज़ुबानबंदी के वाले से इकदाम हुए, लेकिन वो भी खान साहब की तरफ से नहीं, वो कहीं और से थे। इनकी तरफ से भी ज़ाहिर है फवाद चौधरी ने कुछ इकदाम ऐसे किए थे। लेकिन मुझे ये बताया कि ट्विटर तो इमरान खान ने बंद नहीं किया था, कोई सोशल मीडिया ऐप इमरान खान ने बंद नहीं की थी। ये ट्विटर क्यों बंद है पिछले 10-12 दिन से? खैर, निगरान हुकूमत ने ये मामला जो है वो अगली हुकूमत पर छोड़ दिया है, एंड आई होप कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस पर विजडम का मुजाहरा करेगी थोड़ा सा, अगर उनके पास अगर है तो वो ट्विटर को कम अज़ कम जो है वो बहाल करेंगे। इसके अलावा जनाब एक और मामला जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो फैफन ने एक वजाहत जारी की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन, जिन्होंने कल एक दावा किया था, मैंने कल उनकी खबर कोट भी की थी कल के अपने रात के व्लॉग में, कि जब उन्होंने ये कहा था कि मैंने जो है यानी इमरान खान से मुलाकात के बाद उन्होंने एक तो ये बड़ी ऑफ़र की थी कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हल्के हैं जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है वो खोलें, आप जिसका मर्जी ऑडिट कर लें, हम तैयार हैं ऑडिट करवाने के लिए। तो ये एक बड़ी ऑफ़र थी तहरीक इंसाफ के साथ ही उन्होंने कहा था कि फैफन और पटन जो हैं वो दोनों जो है वो इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं या मांग चुके हैं। तो फैफन ने वजाहत जारी की भाई हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कोई इस्तीफ़ा नहीं मांगा, इलेक्शन के बारे से उन्हें भी तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर है, लेकिन वो कहते हैं हमने इस्तीफ़ा नहीं मांगा, तो सियासी जमात अपने ज़ाती मकासद के लिए, सियासी मकासद के लिए हमारा नाम इस्तेमाल मत करें। एक जो अहम मामला है वो उनका है मुराद सईद का है। मुराद सईद ने कल एक ट्वीट किया था, और उस ट्वीट में मुराद सईद ने ये लिखा, उन्होंने ये बेसिकली लिखना ये चाह रहे थे कि मुझे ये पोस्टर बॉय समझा गया था कि एक लोअर बैकग्राउंड से आके ये वफाकी वज़ीर बन गया, अहम तरीन वजारत ले ली, बड़ी लोगों ने मुखालफत की थी मेरी। किंतु कहते हैं कि जब मैं ये सब प्रोसेस था उसमें वो कहते हैं कि पिछले साल यानी 2 साल पहले मार्च 2022 में उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुझे धमकी दी कि तुम्हें डी चौक पर जो है वो फांसी जो है वो लगवा दूंगा, यानी लटका दूंगा, वहाँ पे लटकाने की, डी चौक पे लटकाने की एक धमकी दी थी। तो ये एक इस मामले को सिर्फ जो है एक रनिंग एक कमेंट नहीं समझा जा सकता। मेरी नज़र में तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट उनकी तरफ से एक इल्ज़ाम लगाया गया है, ये बहुत बड़ा इंकशाफ या इल्ज़ाम है, और इस मामले की जो है वो मज़ीद इस पर वजाहत आना बड़ी ज़रूरी है, इस मामले की तहकीकात आना ज़रूरी है। ज़रा मुराद सईद आम शहरी को भी इस तरह से हो, तो वो तो उस वक्त वफाकी वज़ीर था, तो ये मामला जो है ये इतना सिंपल नहीं है, ये आने वाले दिनों में मुझे लगता है ये ज़्यादा संजीदा रुख इख्तियार कर सकता है। फिर जनाब अमेरिका ने एक बड़े मामले पे पाकिस्तान को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है, वो बड़ा और अहम तरीन मामला है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का। मौजूदा जो निगरान हुकूमत है इसने अप्रूवल दे दिया था कि ईरान के साथ मामलात को प्रोसीड किया जाए। जो हमारी जो बननी है कोई तकरीबन 700 मील हमारी बननी है, इसमें अपना गैस पाइपलाइन हमने बिछानी है। ईरान ने तो 700 माइल की लाइन जो है वो बिछा दी थी, 700-750 माइल की, तो पाकिस्तान ने बिछानी थी 500-550 माइल की, तो पाकिस्तान ने नहीं बिछाई थी। तो उस पर पाकिस्तान ने जब ये हमारी निगरान हुकूमत ने फैसला किया काबीना ने कि भाई ये इसको जो है अप्रूव किया जाए और दोबारा से काम इस पर शुरू किया जाए, तो उस पर यह हुआ है कि अमेरिका ने सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। पाकिस्तान ने अमेरिका से इजाज़त भी ली, पाकिस्तान ने अमेरिका से पूछा कि भाई अगर आपको एतराज़ ना हो तो हम ये मामला ईरान के साथ प्रोसीड करना चाहते हैं, तो अमेरिका ने सख्ती से पाकिस्तान को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। उन्होंने कहा भाई बिल्कुल कतन आप इस मंसूबे को प्रोसीड नहीं कर सकते।
अच्छा, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि हमारी खारजा पॉलिसी इतनी गुलाम क्यों होती है कि वो भारत भी हमारे पड़ोस में है, वो ईरान से तेल भी लेता है, सारा कुछ लेता है, वो रूस से तेल लेता है, वो ईरान से लेता है सारा कुछ, हमें लेते हुए अमेरिका से पूछना पड़ता है। तो इतना भी थले नहीं लगना चाहिए किसी दे। तो हमें भी मेरे ख्याल से अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहते हुए कम से कम ये गैस हमारी ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर इतनी महंगी तवानाई, बिजली आप देखें जो हम इंपोर्टेड ईंधन पे प्रोड्यूस करते हैं, पाकिस्तान के अंदर बिजली जो है वो 53 रुपये फी यूनिट तक पहुंच चुकी है। टैक्सेस लगा के 64-65 रुपये फी यूनिट आप देते हैं। पूरे खत्ते के अंदर सबसे ज़्यादा महंगी बिजली इस वक्त पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है, अपने सार्फिन को दे रहा है। तो ईरान से अगर हम गैस ले लेते हैं तो हमारा गैस का मसला जो है वो हल हो जाएगा। अब रिसेंटली आपने देखा पिछले 2-3 महीनों में पाकिस्तान के अंदर गैस के बिल भी बहुत ज़्यादा आए हैं। 30-30, 40-40 हज़ार जो है वो गैस के बिल आते रहे महीने के। तो ये गैस भी अब मेरे ख्याल से आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। और हमारी बिजली के पैदावार के लिए भी जो गैस से चलने वाले जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लिए भी गैस बड़ी ज़रूरी है। हम जो लेते हैं LNG वगैरह वो बड़ी महंगी हमें लेनी पड़ती है। तो ये सस्ती गैस अगर हमें ईरान से मिलती है तो हमें ज़रूर लेनी चाहिए। अपने ज़ाती मफादात हमें पहले देखने चाहिए, अमेरिका की नाराज़गी जो है वो बाद में देखी जानी चाहिए। तो पाकिस्तान को अपने ज़ाती मफादात को पहले रख के, अपने मुल्की मफादात को, मुल्की अवाम के मफादात को सामने रख के ऐसे फ़ैसले करने चाहिए। लेकिन इस तरह की कमज़ोर हुकूमतें मेरे ख्याल से इस तरह के फ़ैसले नहीं कर सकती, इतने बड़े फ़ैसले। बाकी जनाब इसमें अगर ज़ाहिर है अमेरिका ने तो मना कर दिया है, तो ईरान की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक केस किया गया आलमी कोर्ट के अंदर, सालसी कोर्ट के अंदर। तो उसमें पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर का जो है वो जुर्माना होने जा रहा है। और इस पे पाकिस्तान की तरफ से ईरान से मज़ीद टाइम मांगा जाएगा। लेकिन ईरान अगर ये टाइम मज़ीद नहीं देता तो पाकिस्तान को 18 बिलियन डॉलर का जुर्माना हो जाएगा, 18 अरब डॉलर का। IMF से भी हम 6 अरब डॉलर लेने के लिए नाक से लकीरें IMF हमसे रगड़वाएगा, ज़मीन के ऊपर लकीरें खिंचवाएगा। लेकिन ये 18 अरब डॉलर हमारे हाथ से वैसे ही जा रहे हैं कि भाई अमेरिका साहब बहादुर जो है वो नहीं मान रहा। तो ये आज की जनाब अपडेट्स हैं। एक और मामला जो है वो ख़बर आज की जो देखने को मिलेगी वो ये है जनाब के इस्लामाबाद में जो है DC इस्लामाबाद और जो SSP इस्लामाबाद थे, उनके अलावा 2 अफसरान थे। इन्होंने जो PTI के रहनुमाओं के शरियार अफरीदी और शानाना गुलजार के जो जारी किए थे MPO ऑर्डर, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज फैसला सुनाने जा रही है। जस्टिस बाबर सत्तार अगर वो फैसला सुना देते हैं, आज उन्होंने महफूज फैसला सुनाना है, तो चीफ अपना डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP इस्लामाबाद को सज़ा होती है नहीं होती, तो ये आज महफूज फैसला सुना दिया जाएगा। बाकी खबर हम पहले दे चुके हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी अब आ चुके हैं कौमी असम्बली के अंदर। वो सेनेट का उन्होंने छोड़ दिया है, सेनेटर का। तो वहाँ से कभी इम्कान है कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो है वो चेयरमैन सेनेट के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट आ सकते हैं। ये एक बड़ी शेमफुल सूरत हाल होगी नून लीग के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।